चलिए आज हम मौखिक पठन के तत्व के बारे में आपको बताने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मौखिक पठन के तत्व क्या हैं? उचित आसन और मुद्रा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अगर खड़ा होकर पठन कर रहे हैं तब 45 डिग्री के कोण पर हो, बाएं हाथ में पुस्तक पकड़े होने चाहिए और आंखों से 1 फुट की दूरी पर किताब होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर पकड़ेंगे तो उन्हें शीघ्र थकावट नहीं आएगी। वहीं पर अगर बैठ के अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी चाहिए। पैर जो है सो एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, दूसरे के ऊपर पैर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को पढ़वाना चाहिए। यह उचित आसन और मुद्रा है। अगला है माधुर्य। पढ़ने में मधुरता पूर्वक पढ़ने से ही आनंद आता है। इस प्रकार से बिना मधुरता से पढ़ने से उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा है वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। जो भी शब्द में वर्ण है वर्णों का, सभी वर्णों का स्पष्ट उच्चारण पता चलना चाहिए, तभी यह सही है। अगला है समुचित पदच्छेद। जो कठिन पद हैं उन्हें समास विग्रह कर लेना चाहिए, संधि विच्छेद कर लेना चाहिए और इस प्रकार से समुचित तरीके से पद का विच्छेद करके पढ़ना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। तो कठिन शब्दों का इस प्रकार से पदच्छेद करके ही पढ़ना चाहिए। अगला है समुचित स्वर। तो स्वर की जो हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, इस प्रकार के आरोह अवरोह को ध्यान में रख करके हमें अपनी ध्वनि निकालनी चाहिए। अगला है धैर्य। पढ़ने में कभी अकबकाना नहीं चाहिए, धीरज पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। सातवां है उचित लय। जो लय हो वह समान गति से लय होना चाहिए, असमान लय पे पढ़ना उचित नहीं है। इस प्रकार से मौखिक पठन के ये सब तत्व हैं। अब हम आते हैं अच्छे पाठक होने के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है। तो महर्षि पाणिनि ने अच्छे पाठकों में निम्नलिखित 6 गुणों का होना अनिवार्य बतलाया है। पहला है मधुरता से पढ़ने वाला। वही पढ़ना सही है जो मधुरता पूर्वक पढ़ा जाए, जिसको सुनने में कर्ण प्रिय हो। दूसरा है वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ने वाला। जो भी वर्ण है तो बिल्कुल समुचित तरीके से उसका उच्चारण होना चाहिए। मुख के जिस अंग से जिस वर्ण का उच्चारण है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगला है पदों का समुचित विभाजन करके पढ़ना। कठिन पद है उसको तोड़ कर पढ़िए, संधि विच्छेद करिए, समास विग्रह करिए, लेकिन पूरे पद को सही तरीका से पढ़ना चाहिए। अगला है धैर्य के साथ पढ़ना, धीरज पूर्वक पढ़िए, आप बकाइए मत। पांचवा है सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ उच्चारण करके पढ़ना। सुंदर तरीके से शुद्ध स्वर, माने हर्ष स्वर है तो हर्ष स्वर का उच्चारण हो, दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर जैसा उच्चारण हो। इस प्रकार से स्वर का मात्रा का ध्यान रखते हुए उच्चारण करना चाहिए। अगला है उचित लय। लय उचित होना चाहिए। इस प्रकार से अगर पाठक अगर पढ़ता है, मौखिक पठन करता है तो अच्छा है। अब अगला आते हैं मौखिक पठन की विधियां। तो मौखिक पठन की 3 विधियां हैं। वर्णमाला विधि, अल्फाबेटिकल मेथड, और दूसरा है शब्द विधि, वर्ड मेथड, और तीसरा है वाक्य विधि, सेंटेंस मेथड। हम लोग पहले विधि के बारे में चलते हैं, अल्फाबेटिकल मेथड जिसे कहते हैं हिंदी में वर्णमाला विधि। और वर्णमाला विधि क्या है? यह भारत की प्राचीन शिक्षण परंपरा की विधि है। हम देखते हैं कि बच्चे को भी जब कोई किताब लेते हैं तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, स्वर वर्ण, उसके बाद ही व्यंजन वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। तब कठिन अक्षरों, 2 अक्षरों से मिलकर के बड़े वर्ण का ज्ञान कराया जाता है, जैसे संयुक्त छ, त्र, य, स्र। तो हमेशा एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वर्णमाला के स्वरों का ज्ञान पहले कराया जाए। तो स्वर का जब भली भांति अगर ज्ञान करा दिया गया, उच्चारण उनका बिल्कुल सही अगर करा दिया गया कि हमें बड़ा ऊ है तो अधिक समझ लेना है, छोटा हुआ है तो कम समझ लेना है, बड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे बहु तो पता चलेगा पुत्र वधु, छोटा हुआ है तो बोलेंगे बहु मतलब बहुमुखी, बहुवचन, बहुभुज, एक से अधिक के सेंस में। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा है तो सीख मतलब सीखना। अगर छोटी ई लगाते हैं तो सिख मतलब हिंदू मुस्लिम सिख से धर्म का नाम।
तो वर्णमाला के स्वरों का भली भांति उच्चारण का ज्ञान पहचान करा देना चाहिए। अगला है व्यंजन। स्वर से व्यंजन का ज्ञान कैसे कराया जाता है, व्यंजन का पहचान क्या है, व्यंजन और स्वर मिलकर के किस प्रकार उसका उच्चारण करना चाहिए, बिना स्वर का व्यंजन को उच्चारण कैसे करना चाहिए, स्वर सहित व्यंजन को उच्चारण कैसे करना चाहिए। जिसे हम बोलेंगे क, यह क्या हुआ, स्वर रहित व्यंजन है। पक्का एक क जो है स्वर रहित है और बाद वाला क स्वर के साथ है। इसी प्रकार के स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन का समुचित उच्चारण का ज्ञान कराना चाहिए। संयुक्त अक्षरों का ज्ञान, दो जब वर्ण मिलकर के अक्षर का निर्माण करते हैं तो किन किन वर्णों का मिलकर के उनका निर्माण होगा, उनका उच्चारण कैसे होगा, इस प्रकार से उसके बाद उनको ज्ञान कराना चाहिए। उसके बाद बिना मात्रा वाले दो अक्षर के शब्दों का निर्माण करने बताइए, कल कल। उसके बाद इस प्रकार से 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द, उसी प्रकार 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द। इसके बाद मात्रा लगा कर उन्हें शब्द निर्माण करने का तरीका बताना चाहिए, उसका उच्चारण कराना चाहिए। जब इस प्रकार से हो जाए फिर हमें कठिन स्तर माने सरल से कठिन का पालन करना है। सरल वाक्य का निर्माण करना बताइए, उसके बाद कठिन वाक्यों का निर्माण करना बताइए। इस प्रकार से उन्हें पढ़ने का स्तर बताना चाहिए, पढ़ने का स्तर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से पढ़ाई अगर किया गया, उन्हें बताया गया, पढ़ाया गया तो वे निश्चित रूप से पठन में निपुण हो सकते हैं। शिक्षा शब्दकोश में वर्णमाला विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, वर्णमाला विधि पठन शिक्षण की विधि है जिसके द्वारा छात्र को प्रारंभ में अक्षरों से, तत्पश्चात संयुक्ताक्षरों से और अंत में पदों से परिचित कराया जाता है। तो हमने शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखा, सही बात है, पहले अक्षर से, उसके बाद संयुक्ताक्षर से और अंत में पद से परिचित कराया जाता है। अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला विधि के गुण की ओर। वर्णमाला विधि के गुण क्या है, तो पहला, यह विधि समय के दृष्टि से मित व्यय है, कम खर्चीला है। दूसरा है, यह विधि वर्णों का ज्ञान एवं उनको उच्चारण शिक्षण के उपयोगी है। वर्णों का ज्ञान कराना है तो भी उपयोगी है, और उनको उच्चारण कराना है तो भी उपयोगी है शिक्षण। तीसरा है, इस विधि में बालक क्रम के अनुसार पढ़ना सीखते हैं। पहले वर्ण पहचानते हैं, उसके बाद शब्द बन, फिर पद आते हैं। तो यह क्रम है पढ़ने का, तो इसके अनुसार वे पढ़ते हैं। अब इसके दोष भी हैं, डिमेरिट्स। क्या दोष है वर्णमाला विधि को देखते हैं। तो इस विधि में जो अक्षर होते हैं, बहुत से अक्षर ऐसे हैं जो निरर्थक हैं, उस अक्षर का अपना कोई अर्थ नहीं है। जैसे कुछ अक्षर हैं जिसका अर्थ है, जैसे अ कहते हैं, हम लोग कह देते हैं कि अ मतलब नहीं। लेकिन बहुत से अक्षर ऐसे हैं जिनका अपना कोई स्वयं का अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये निरर्थक होते हैं, जिसके कारण बच्चे इन्हें ग्रहण करने में रुचि नहीं लेते हैं और यह बच्चों के व्यवहारिक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा है, इस विधि को मनोवैज्ञानिकों ने अमनोवैज्ञानिक कहा है। ये मैंगिल के शब्दों में इस विधि वर्णमाला सीखने में अधिक समय लगता है। उनका विचार ये मैंगिल का इसमें अधिक समय लगता है। अगला है, अक्षरों को जोड़कर पढ़ने से, वर्णमाला विधि में अक्षरों को जोड़कर पढ़ा जाएगा, शब्द सीखना अगर बताया जाएगा तो क्या होगा, अटक पटक पढ़ने का बच्चे में आदत पड़ सकता है। इस प्रकार से उनके जो उचित लय के साथ पढ़ना है, उचित गति के साथ पढ़ना है, उसमें वह बाधा उत्पन्न करेगा, एक बुरी आदत उन्हें पड़ सकता है। अगला है, यह विधि नीरस है, इसलिए क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं अक्षरों का, अधिकांश अक्षर का, इसलिए बच्चे इसका कम रुचि लेते हैं। पांचवा है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मत है, विचार है कि जितना समय हम वर्णों को पहचानने में बच्चों को लगाते हैं, उतना ही समय अगर पदों में हम दें तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। छठा है, वर्णों को समझाने के बाद पदों को समझाना वस्तुतः सरल नहीं होता है। वर्ण अगर पद समझ गए उसके बाद वर्ण को समझाना सरल होता है। जैसा कि प्रोफेसर राम राजा के शब्दों में कहते हैं, प्रोफेसर राम राजा
यह धारणा बड़ी भ्रामक है कि बालक वर्ण को सरलता से समझ लेता है और वर्ण को समझने के बाद पद समझना सरल होगा। यह भ्रामक है कि वर्ण समझ लिया तब पद को समझेगा। यह एक भ्रामक धारणा है प्रोफेसर राम राजा के शब्दों में। तब हम वर्णमाला विधि के गुण और दोष को देखें। अब हम आगे चलते हैं शब्द विधि, वर्ड मेथड को देखते हैं, जिसे हम इस विधि का प्रयोग सबसे पहले यूरोप में कॉमेनियस महोदय ने 1648 ईस्वी में इसका जिक्र अपनी पुस्तक द ऑर्बिस पिक्टस में इसका प्रतिपादन किया था, जिसे 1846 ईस्वी में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में रसेल वेब द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। यह संपूर्ण शब्द से प्रारंभ होता है, लेकिन इसमें ध्वनियों पर बल दिया जाता है। शब्द पठन कुशल होने पर उसके बाद वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें क्या है, शब्द पठन जब पढ़ना सीख गया तब वाक्य पर पढ़ना सिखाया जाएगा। उसके बाद तब अंत में वर्णों का उच्चारण इसमें सिखाया जाता है। तो इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी विधि के प्रकार हैं देख पर कहो विधि, साचर विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, इसी प्रकार के विधि हैं। इन सब का मैं कभी आपको बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा करूंगा। मेरे YouTube वीडियो का लगातार आप इंतजार कीजिए। शिक्षा शब्दकोश में शब्द विधि का को स्पष्ट करते हुए बताया गया है। शब्द विधि पठन शिक्षण की विधि है, जिसमें प्रथमतः शब्दों को पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में खंडों में विश्लेषित किया जाता है। यह किसका है, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शब्द विधि का अर्थ बताते हुए लिखा गया है। अब इसके गुण क्या है, वो हम देखते हैं शब्द विधि के गुण। पहला, शब्द जो होते हैं आंखों में आसानी से दिखाई पड़ते हैं, शीघ्रता से दिखाई पड़ जाते हैं, जिससे कि बालक वर्ण की अपेक्षा इस विधि को पहचानना ज्यादा सरल महसूस करता है और अधिक प्रभावित हो जाता है। दूसरा है, अर्थ की दृष्टि से शब्द ही भाषा की इकाई है, क्योंकि अर्थ शब्द प्रकट करते हैं, इसलिए भाषा के सार्थक इकाई अर्थ की दृष्टि से शब्द है, जिसके कारण शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ होते ही हैं। अधिकांश शब्दों के सार्थक अर्थ होते हैं, अतः बालक जो होते हैं जिसे सरलता से सीख लेते हैं, उनमें वो रुचि प्रकट करते हैं, पढ़ने में वे रुचि लेते हैं। अगला है चौथा, क्योंकि शब्द जो निकला मुंह, शब्द जो हम लिखे और ध्वनि जो मुंह से निकला, तो दोनों में तारतम्य होता है, साम्यता होती है, जिसके चलते बालक जो होते हैं जो पदार्थ वे देख रहे हैं उसी पदार्थ का जब हम ध्वनि निकालते हैं तो वे बच्चे आसानी से उस पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ का चित्र है और उसके नीचे उस चित्र का नाम है, दोनों में समानता देखते हैं, जो आवाज निकला और जो शब्द लिखा गया है, तो आसानी से वे इसमें रुचि लेते हैं। चौथा, यह मनोवैज्ञानिक विधि से स्वीकार किया गया है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का इसमें पालन होता है। और पांचवा है, यह विधि विराम की दृष्टि से यह प्रथम प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार से हमने इसके गुण को देखा। अब हम इसके दोष की ओर चलते हैं। इसमें भी दोष है। क्या है दोष? तो पहला है, प्रत्येक वस्तु का चित्र हो ही यह संभव नहीं होता है, क्योंकि जो क्रियार्थक शब्द है, भावार्थक शब्द है, उनका चित्र बनाना शिक्षक के लिए कठिन होता है। दूसरा है, स्वतंत्र पढ़ने में बच्चे असमर्थ रहते हैं, अपने आप से पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। तीसरा है, यह अंग्रेजी के लिए सार्थक हो सकता है, लेकिन हिंदी के लिए उपयोगी विधि नहीं है। चौथा है, इसके द्वारा रटंत विधि को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बालक रटने का इसका अभ्यास कराया जाता है। पांचवा है, अंततः अक्षरों का ज्ञान कराना ही पड़ता है, अंत में ही अक्षरों का ज्ञान कराना है, लेकिन कराना ही। छठा है,
शब्द चयन करना शिक्षक के लिए कठिन होता है कि किन किन शब्दों से बालक परिचित हैं, चूंकि जो इंद्रियों से परिचित हैं, पूर्व परिचित शब्द, उसी शब्द को शिक्षक को छात्रों के सामने रखना पड़ता है। तो शब्द चयन करना भी एक शिक्षक के लिए कठिन काम है कि कौन कौन शब्द से पहले से परिचित है। तो अगला है शिक्षक का इसमें अधिक कार्य करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हमने इस प्रकार आज वर्णमाला विधि के और शब्द विधि के गुण दोषों को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।